मादा जनन तंत्र के अपन बारे में पढ़ रहे थे। इसमें पिछली क्लास में अपन ने मादा जनन तंत्र के भाग पढ़े थे। आज उनको डायग्राम के हिसाब से एक बार और समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला भाग मैंने आपको बताया था अंडा से, ओवेरी, जहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। दूसरा भाग अपन ने पढ़ा था कौन सा? अंडनाल। दूसरा भाग अंडनाल। अंडनाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट। इसका जो भाग बताया था मैंने, जो अंडाशय से जुड़ा होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम वाला जो भाग होता है वो अंडनाल का भाग है, जो किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से जुड़ा होता है। और जब अंडाणु ओवम जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो सबसे पहले इसको कौन ग्रहण करता है? इन्फेंडिबुलम का भाग ग्रहण करता है। तीसरा भाग अपन ने देखा था इसका फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। अब अंडनाल का अंतिम भाग कौन सा हो गया? जो अंडनाल है उसका शुरुआत का भाग तो कौन सा हो गया? इन्फेंडिबुलम, जो किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से। अब अंडनाल का जो लास्ट वाला भाग होता है उसको बोला जाता है हॉर्न। क्या बोला जाता है इसको? हॉर्न या यूटेराइन हॉर्न इनको बोल सकते हैं। ये पहला भाग हो गया। सेकेंड भाग कौन सा होता है? यूटेराइन हॉर्न, जो किससे जुड़ा होता है? फैलोपियन नलिका से। किससे जुड़ा होता है? फैलोपियन नलिका से, जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। फैलोपियन नलिका की खास बात क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फैलोपियन नलिका के अंदर ही होता है। चौथा भाग आता है इसका गर्भाशय, यूट्रस। फैलोपियन नलिका में निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। सही है। युग्मकों से युग्मनज का निर्माण होता है। जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो उस समय युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की प्रक्रिया से क्या बनता है? जाइगोट। ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट किस में आता है? गर्भाशय में आता है। गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर होती है उससे चिपक जाता है। चिपकने के बाद किसका निर्माण करता है? प्लेसेंटा का निर्माण करता है। और प्लेसेंटा का निर्माण करने के बाद उसके अंदर आगे ग्रोथ होती रहती है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। किसके अंदर होता है? गर्भाशय के अंदर। आगे भ्रूण का जो विकास होता है, निषेचन के पश्चात जो भ्रूण का जो विकास होता है वो किस में होता है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भाग में होता है। पांचवा भाग वजाइना। इस भाग से होते हुए जो शुक्राणु है वो गर्भाशय की तरफ पहुंचते हैं। गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं और जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ से छठा पार्ट इसका हो गया वल्वा, जो कि मादा जनन तंत्र का सबसे बाहरी भाग है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। अंडाशय जो होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहलाता है? क्योंकि अंडाणु का निर्माण जो होता है वो अंडाशय के अंदर ही होता है, इसलिए इसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। इधर अंडाशय से होते हुए, अंडनाल से होते हुए फैलोपियन नलिका में अंडाणु आता है। इधर वल्वा, वेजाइना और गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका में क्या आता है? शुक्राणु आते हैं। ओवम, अंडा यहाँ से आता है, शुक्राणु इधर से आता है और यहाँ पे आके इनका क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ये वापस गर्भाशय में आता है। जो जाइगोट बनता है वो वापस गर्भाशय में आता है। अब ये वापस गर्भाशय में कैसे आता है? मैंने आपको बताया था कि अंडनाल, फैलोपियन नलिका, सही है। अंडनाल का इन्फेंडिबुलम भाग, फैलोपियन नलिका, इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर एपिथेलियम जो होती है, इनके अंदर की जो लेयर होती है उसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया जो होते हैं वो गमन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अंडनाल, फैलोपियन नलिका में क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। उन सीलिया की गति जो होती है वो लगातार गर्भाशय की तरफ होती रहती है। इनकी जो गति होती है वो लगातार किस साइड में होती रहती है? गर्भाशय की तरफ गति होती रहती है, ताकि जो जाइगोट बना है, फैलोपियन नलिका में जो जाइगोट बना है वो कहाँ आए? गर्भाशय में पहुंच जाए। या इसके अलावा अंडाशय से जो अंडा निकला है, ओवम जो निकला है, वो भी फैलोपियन नलिका तक पहुंच जाए, उसके लिए भी अंडनाल के अंदर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इसकी एपिथेलियम सीलियों की बनी होती है, इसके अंदर सीलिया पाई जाती है। ये हो गया मादा जनन तंत्र के भाग। एक बार डायग्राम के हिसाब से और देख लेते हैं इनको।
प्रकार ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो है ये ओवरीज है, अंडाशय है। ये कौन सा भाग है? यहाँ पे अंडाशय है, जिनके अंदर क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण, ओवम का निर्माण यहाँ पे होता है। ओवम का निर्माण होता है वो आगे कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर होता है, किस प्रकार से होता है, वो आगे अपन इसमें डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो अंडाशय जो है उसके अंदर ये समझ लो कि इसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होने के बाद यहाँ पे ये क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ पे ये होती है अंडनाल। यहाँ से कौन स्टार्ट हो जाता है? अंडनाल। ये अंडनाल का शुरुआत का भाग हो गया। ये अंडनाल का शुरुआत का भाग कौन सा? इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम का पार्ट कौन सा है? ये वाला जो अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय से जुड़ा हुआ अंडनाल का भाग, ये अंडनाल यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये तो हो गई अंडाशय, सही है, ओवेरीज, जिसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में जो नलिका स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है अंडनाल। ये जो अंडनाल है, अंडनाल के शुरुआत का भाग क्या हो गया? क्या बोला था मैंने? इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम क्या काम करता है? ये अंडाणुओं को सबसे पहले ग्रहण करने का काम करता है। इस अंडा जो ये अंडनाल होती है इसके अंदर ऐसी सीलिया पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। और इन सीलिया की जो गति होती है वो लगातार इस साइड में होती रहती है, ऐसे ऐसे गति होती रहती है, ताकि जो यहाँ पे अंडाणु यहाँ पे आया है वो कहाँ पहुंच जाए? फैलोपियन नलिका में पहुंच जाए। कहाँ पे पहुंच जाए? फैलोपियन नलिका में पहुंच जाए। अब ये इसके उभरे हुए भाग दिख रहे हैं आपको, ये दोनों तरफ, इनको बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। इनको बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न मैंने आपको बताया था, अंडनाल का जो लास्ट भाग होता है यूटेराइन हॉर्न कहलाता है, जो आगे जाके किस में मिलता है? फैलोपियन नलिका के अंदर मिल जाता है, सही है। अंडनाल का शुरुआती भाग कौन सा हो गया? इन्फेंटिबुलम हो गया, जो अंडाणुओं को ग्रहण करता है। लास्ट वाला भाग कौन सा हो गया? यूटेराइन हॉर्न हो गया, जो क्या होता है? फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो ये उभरे हुए पार्ट जो दिख रहे हैं इनको कहा जाता है यूटेराइन हॉर्न। क्या कहा जाता है इनको? यूटेराइन हॉर्न। अब इसके आगे कौन सा भाग आता है? इसके बाद आगे आता है फैलोपियन नलिका। ये जो दिख रही है आपको ये वाली, ये फैलोपियन नलिका है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा भाग है? ये फैलोपियन नलिका। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा भाग है? फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका के अंदर यहाँ से तो क्या आ गया? अंडाणु आ गया। यहाँ से क्या आ गया? अंडाणु आ गया। इधर से होता हुआ इन सीलिया के द्वारा ये इधर यूट्रस की साइड में गति करता रहता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे पहुंच जाता है, फैलोपियन नलिका के अंदर पहुंच जाता है। मैंने कहा था आपको कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु कौन सी जगह पे मिलते हैं? फैलोपियन नलिका के अंदर। इस साइड से वल्वा, वेजाइना और यूट्रस से होते हुए कौन आता है? यहाँ पे शुक्राणु आते हैं। यहाँ पे शुक्राणु आते हैं। शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? फैलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे ये जो अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे मिल जाते हैं, सही है। यहाँ पे पहले यहाँ पे अंडाणु यहाँ पे पहुंच चुका है, उसके बाद में शुक्राणु यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? दोनों का निषेचन होता है, दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद इनके केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और क्या बनता है? एक जायगोट बन जाता है। इन दोनों के मिलने से एक बड़ी संरचना बन जाती है। इन दोनों के केंद्रक आपस में मिलने से एक बड़ी संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है जायगोट। तो ये जायगोट जो होता है वो कौन से भाग में बनता है? फैलोपियन नलिका के अंदर। कौन से भाग में? फैलोपियन नलिका के अंदर जायगोट का निर्माण होता है। अब ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट धीरे धीरे इस साइड में आता है, यूट्रस की तरफ आता रहता है, गर्भाशय की तरफ आता रहता है, सही है, इस साइड में आता रहता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, जो लगातार किस साइड में गति करते रहते हैं? लगातार इस साइड में गति करते रहते हैं, ऐसे यहाँ से इस प्रकार ऐसे गति करते रहते हैं लगातार, ये, ताकि यहाँ से क्या होता है? यहाँ से अंडाणु यहाँ पे पहुँच जाए और फैलोपियन नलिका में निषेचन के बाद यहाँ पे जो जायगोट बना है, जो युग्मनज यहाँ पे बना है, वो कहाँ पहुँच जाए? गर्भाशय के अंदर पहुँच जाए। अब ये धीरे धीरे जो युग्मनज बना है ये धीरे धीरे होते हुए यहाँ गर्भाशय में पहुँच जाता है। ये गर्भाशय का पार्ट हो गया, सही है, ये गर्भाशय का पार्ट हो गया। बाकी का ये जो दिख रहा है ये गर्भाशय का पार्ट हो गया। अब गर्भाशय के पार्ट में ये पहुंच जाता है जायगोट, जो जायगोट बना है, युग्मनज बना है, दोनों के निषेचन से, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जो जायगोट बना है वो कहाँ पहुंच जाता है? यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है तो यूट्रस में 3 प्रकार की लेयर्स होती है। सबसे आंतरिक लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, उसके बाद में मायोमेट्रियम, इसके बाद में एपिमेट्रियम। ऐसे 3 प्रकार की लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन जो जायगोट जो होता है, जायगोट किससे चिपकता है? एंडोमेट्रियम, जो अंदर की जो दीवार होती है, गर्भाशय के अंदर की दीवार होती है,
उससे जाके क्या होता है, चिपक जाता है, उससे जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होने लग जाता है। प्लेसेंटा आपको पता ही होगा, प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा मदर से भोजन टिश्यू के फीटस के अंदर पहुंचाती है, भ्रूण के अंदर पहुंचाती है, और भ्रूण से वापस किस में पहुंचाती है, मदर के अंदर। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, मदर के अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो भी हैं, वो किस में पहुंचाते हैं, मदर में। और माता से अगर जो भी बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी चाहिए, जो भी जरूरी चीज़ें चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो सारी किससे पहुंचती है, माता से, प्लेसेंटा से होते हुए ही भ्रूण के अंदर पहुंचती है। तो ये यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इसके बाद में क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट। भ्रूण का जो विकास होता है वो इसी में होता है। ये वाला भाग क्या हो गया, वेजाइना का भाग हो गया, ये वाला भाग बाहर का तरफ वल्वा। तो ये 6 प्रकार के पार्ट होते हैं किसके, मादा जनन तंत्र के। सबसे पहला पार्ट अंडाशय है, जिसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद में अंडनाल, अंडनाल का ये भाग हो गया, शुरुआत भाग कौन सा हो गया, अंडनाल का, इन्फेंडिबुलम। और अंतिम भाग कौन सा हो गया, यूटेराइन ओवरी। इसके बाद में क्या होता है, अंडाणु धीरे धीरे आता है और निषेचन, जो फलोपियन नलिका होती है उसके अंदर निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ये कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय में जो होता है जायगोट है, उसका रोपण हो जाता है। ये जो चिपकता है यहाँ के अंदर आंतरिक परत से चिपकता है, इसके एंडोमेट्रियम से, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से अगर ये चिपकता है जायगोट, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रोपण। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रोपण, इम्प्लांटेशन। सही है। इसके बाद में भ्रूण विकास स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गए मादा जनन तंत्र के भाग। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यौनारंभ। क्या होती है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी होती है जब ये दोनों के अंदर पाई जाती है, नर और मादा दोनों में पाई जाती है प्यूबर्टी। और अगर अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि प्यूबर्टी क्या होती है, मादा में भी ये होती है, नर में भी ये होती है। अब प्यूबर्टी होती क्या है? प्यूबर्टी होती है कि वह अवस्था होती है, एक जीव की वह अवस्था होती है, वह एज होती है जिस उम्र के अंदर ये, मादा की बात करें तो मादा अंडाणु निर्माण प्रारंभ कर देता है, और नर की बात करें तो नर जो है शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ कर देता है। अगर मादा की बात करें तो मादा में अंडाणु का निर्माण जिस उम्र में स्टार्ट होता है, जिस अवस्था में स्टार्ट होता है, उस अवस्था को प्यूबर्टी कहा जाता है। मादा में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिस अवस्था में मादा में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। या अपन ऐसे कह सकते हैं, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे कि आवाज का पतला होना, बालों का कलर चेंज होना, वो सही है, वो सारी बातें जो है, जो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण इस अवस्था के बाद बनना प्रारंभ हो जाते हैं, या लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं मादा के। अपन इसके ऐसे कह सकते हैं इसके बारे में कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। मादा में इस अवस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये हो गई मादा की बात। और अगर नर की बात करते हैं तो नर में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिस अवस्था के अंदर, जिस उम्र के अंदर नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी। जिस अवस्था में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उस अवस्था को प्यूबर्टी कहा जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि नर के अंदर, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण,
द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं, नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं, उस अवस्था को क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी। अब जो प्यूबर्टी होती है वो मादा में पहले आती है, नर में बाद में आती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई नर और मादा एक ही साथ इनका जन्म हुआ है, मादा और नर एक ही साथ इनका अगर इनका जन्म हुआ है, तो जो प्यूबर्टी की जो अवस्था होती है वो मादा में पहले आती है और नर में बाद में आती है। अब अपन यहाँ मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो मादा के बारे में अपन बात करेंगे। इसकी कुछ उम्र जो होती है, सभी जीव अलग अलग उम्र के अंदर ये प्यूबर्टी दर्शाते हैं, और जो प्यूबर्टी की जो अवस्था है वो कई कारकों से प्रभावित होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं पशु का खान पान, अगर खान पान उसका अच्छा है, अच्छा उसको प्रोटीन दे रहे हैं, अच्छा उसको भोजन अपन दे रहे हैं, किसी भी पशु को अच्छे प्रकार का प्रोटीन संतुलित आहार उसको दे रहे हैं, तो जो प्यूबर्टी है वो टाइम पर आ जाएगी। जो उसकी उम्र में प्यूबर्टी आनी है वो उस समय पर आएगी। अगर अपन खान पान में कोई कमी करते हैं, प्रोटीन नहीं है उसके खान पान में, पोषक तत्व नहीं है, विटामिन की मात्रा नहीं है, तो हो सकता है कि जो ये प्यूबर्टी है ये और भी ज़्यादा लंबे समय के बाद आए। तो जो ये प्यूबर्टी है मादा की, वो खान पान के ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरा, वातावरण, बाहर का वातावरण जो है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। नस्ल के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन नस्ल की बात करते हैं, नस्ल में एक तो होती है गोवंश देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। तो देसी गाय जो होती है उनके अंदर प्यूबर्टी थोड़ी लेट आती है, जबकि जो विदेशी गाय होती है उनके अंदर प्यूबर्टी की अवस्था पहले आती है। तो ये किसमें, नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करती है, वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करती है, खान पान के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा हार्मोन पर भी डिपेंड करती है। हार्मोनों पर कैसे, जैसे कि प्यूबर्टी की जो अवस्था होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? ये उत्पन्न की जाती है एफएसएच हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? एफएसएच हार्मोन। पिछली क्लास में अपन ने एफएसएच के बारे में देखा था। एफएसएच हार्मोन क्या होता है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। अभी जो अपन ने अंडाशय पढ़ा था, एफएसएच का काम क्या होता है? अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। फोलिकल्स जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं उनको बनाने का काम करता है। पुट्टिकाएं जो होती है उनको बनाने का ये काम करता है। तो एफएसएच जो है, एफएसएच के प्रभाव में पशु के अंदर जो होती है प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी की अवस्था किस अवस्था में आती है? किस हार्मोन की वजह से आती है? एफएसएच हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से आती है। तो ये हार्मोन पर भी डिपेंड करती है। अगर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाए शरीर के अंदर तो प्यूबर्टी जो होती है वो लेट आती है, या हो सकता है कभी प्यूबर्टी आए ही नहीं। अगर एफएसएच का निर्माण नहीं हो रहा है शरीर के अंदर तो प्यूबर्टी नहीं आएगी। तो किसके ऊपर? हार्मोनों के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसके ऊपर भी प्रभावित होती है। तो ये हो गया अपन प्यूबर्टी की बात। अब कौन कौन सी उम्र के अंदर मादा में प्यूबर्टी आती है? अलग अलग जीवों में ये उम्र अलग अलग होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं केटल की, गोवंश की अगर बात करते हैं तो गोवंश में 6 से 18 माह की उम्र में 6 से 18 माह की उम्र में केटल में प्यूबर्टी आ जाती है। ये जो प्यूबर्टी की अवस्था आती है, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये विदेशी गायों की बात करते हैं। केटल में गोवंश आता है, गोवंश की अगर बात करते हैं तो विदेशी गायों की बात करें तो विदेशी गायों में 6 से 18 महीने में प्यूबर्टी आ जाती है। अगर अपन ये बात करते हैं देसी गायों की तो ये आती है 18 से 30 माह की उम्र में। देसी गायों की बात करें तो देसी गायों में जो ये प्यूबर्टी की एज होती है वो 18 से 30 माह की उम्र तक ये हो सकती है। 18 से 30 माह की उम्र में प्यूबर्टी आती है। नेक्स्ट आती है हॉर्स। मादा हॉर्स को क्या बोला जाता है? मेयर। मादा हॉर्स को क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। इसकी उम्र होती है प्यूबर्टी की 10 से 24 माह की।
10 से 24 माह की, आप ऐसे कह सकते हो कि 1 से 2 साल के अंदर इसकी प्यूबर्टी आती है। मेयर की बात करें तो। नेक्स्ट बफेलो, भैंस की बात करें तो भैंस में जो ये उम्र होती है वो होती है 8 से 24 वर्ष, सॉरी 8 से 24 माह की उम्र ये होती है प्यूबर्टी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉग की। डॉग की फीमेल को क्या कहा जाता है, बिच। बिच में ये उम्र जो होती है वो होती है 6 से 12 महीने, या अपन ऐसे कह सकते हैं आधा से 1 साल की उम्र, 6 महीने से लेके 1 साल की उम्र के बीच में इसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब जो मैंने बताया कि प्यूबर्टी जो होती है वो लक्षणों का उत्पन्न होना है, मादा के अंदर अंडाणुओं का उत्पन्न होना, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, मादा के जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति के अंदर मादा में जो लक्षण है वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो डॉग के अंदर क्या हो गया, कितनी, 6 से 12 महीने तक। नेक्स्ट है पिग की बात करें, सुअर की। इसमें सुअर की मादा में ये जो प्यूबर्टी आती है वो आती है 3 से 7 महीने में, 3 से 7 महीने की उम्र में प्यूबर्टी आती है। इसके अलावा गोट की बात करें, बकरी की, तो बकरी की 4 से 12 महीने की उम्र, 4 से 12 महीने की उम्र में क्या आती है, प्यूबर्टी की अवस्था आती है। अब देखो केटल के अंदर ये हो गई 6 से 18 माह तक, केटल में, विदेशी गायों में 6 से 18 माह तक, देसी गायों में 18 से 30 माह तक। इसमें जो विदेशी गाय जो होती है उनके अंदर प्यूबर्टी पहले आती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्यूबर्टी का आना जो है वो नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है, या जैसे कि गाय की कौन सी नस्ल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो विदेशी गाय होती है, विदेशी गाय जो होती है उसके अंदर ये उम्र होती है 6 से 18 माह तक, और देसी गाय जो होती है उसके अंदर ये उम्र होती है 18 से 30 माह तक। इसके बाद में हॉर्स की बात करें तो हॉर्स में 10 से 24 महीने तक ये उम्र होती है। बफेलो की बात करें तो 8 से 24 की उम्र तक प्यूबर्टी आती है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। डॉग की अगर बात करें तो डॉग में 6 से 12 महीने तक ये प्यूबर्टी आती है, 6 से 12 माह तक प्यूबर्टी आती है। पिग की बात करें तो पिग में 3 से 7 माह तक, और गोट में 4 से 12 महीने तक ये प्यूबर्टी की अवस्था आती है। ये हो गया प्यूबर्टी के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक अंडाणु निर्माण। अंडाणु निर्माण जो होता है वो अपने नर जनन तंत्र में अंडा शुक्राणुओं का निर्माण पढ़ा था, वैसे ही अपन इसके बारे में भी अंडाणु निर्माण पढ़ेंगे। शुक्राणुओं का निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार अंडाणुओं का निर्माण भी उसी प्रकार होता है, उसी प्रकार उसी के अंदर अर्धसूत्री, पहले समसूत्री विभाजन चलते हैं, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन चलते हैं। उसी प्रकार अंडाणु निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, oogenesis। क्या कहा जाता है इसको, oogenesis। शुक्राणु के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, या इस पर दो प्रकार से ये अवस्था थी, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे अंडाणु के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, oogenesis। ये भी आपको याद रखना है, कई बार इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है oogenesis के बारे में। अब मैंने आपको अंडाशय जो होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। एक लेयर होती है बाहर की तरफ जिसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोला जाता है इसको, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं जर्म सेल्स कहलाती है। इस जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं क्या कहलाती है, जर्म सेल्स कहलाती है। अब ये जर्म सेल्स जो है,
जर्म सेल्स जो है वही आगे जाके अंडाणु का निर्माण करेगी। एक जर्म सेल से आगे जाके बहुत सारे अंडाणुओं का निर्माण होता है। वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। संख्या में वृद्धि करने के बाद उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें ग्रोथ पीरियड आता है। वो सब चीज़ें जो अपन नर मादा जनन तंत्र में पढ़े थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। अब वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखना। आप जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें पाई जाती है जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स से किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्ट्रेस साइकिल के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रेस साइकिल क्या होती है? जो प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी की अवस्था में स्ट्रेस साइकिल भी आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण का उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं अंडाणुओं का निर्माण उत्पन्न होना। जैसे ही अंडाणुओं का निर्माण उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है उसमें प्यूबर्टी आएगी, और प्यूबर्टी के अंदर स्ट्रेस साइकिल जो होती है, स्ट्रेस साइकिल होती है वो भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जो साइकिल चलती है 21 दिन का पीरियड होता है। अपन केटल की बात करते हैं तो केटल और बकरों में 21 दिन का पीरियड होता है। शीप गोट में ये 17 दिन का पीरियड होता है। तो ये जो स्ट्रेस साइकिल चल रही है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? प्यूबर्टी की अवस्था से। प्यूबर्टी की उम्र से ही यह स्टार्ट हो जाती है। तो अंडाणुओं का निर्माण जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे आगे किस प्रकार इनका निर्माण होता है, किस प्रकार अंडाणुओं में फोलिकल्स का निर्माण होता है। फोलिकल्स आगे जाके प्राथमिक फोलिकल्स, द्वितीयक फोलिकल्स, तृतीयक फोलिकल्स, उसके बाद में ग्राफियन फोलिकल्स या इसको परिपक्वन फोलिकल्स भी बोल सकते हैं, उनका निर्माण होता है। परिपक्वन फोलिकल्स में से फिर एलएच का स्त्राव होता है जिसकी वजह से अंडाणु बाहर निकलता है। फोलिकल से अंडाणु बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ग्राफियन फोलिकल से अंडाणु का बाहर निकलना। बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब तक जाना या इन्फेंटिबुलम वाले पार्ट में जाना, ओविडक्ट के इन्फेंटिबुलम वाले पार्ट में जाना, इसको क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग किसकी वजह से होता है? एलएच हार्मोन की वजह से होता है। और जो ग्राफियन फोलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, अंडाणु के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम, सीएल जिसको बोला जाता है, जो आगे जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं उसका निर्माण करती है। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।